जिस युद्ध का एक लंबे समय से सबको इंतजार था, आखिर अब उस महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उस युद्ध का आगाज कुछ ऐसा होगा। विश्वजीत, जो कि इस युद्ध के सूत्रधार थे, दूर से ही खड़े हुए युद्ध देख रहे थे और वहां मैदान में कुरीति की सेना से पहला आमना सामना गोदावरी की सेना के साथ शुरू हो चुका था और पहली ही बार में महारानी रूपरेखा ने प्रचंड और सेनापति भल्लाल के साथ मिलकर कुरीति की सेना को धूल चटा दी, जिसका सीधा सीधा असर वहां खड़े सेनापति भुजंग के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। और वो दिखेगा भी क्यों नहीं? आखिर कुरीति ने क्रोधवश उसे अपने आदेश में जो कहा था, ख्याल रहे सेनापति, हमें आज के दिन के तीसरे पहर के खत्म होने तक सभी गजों को हमारे अपने राज्य में चाहिए। और इतना ही नहीं, तुम महारानी रूपरेखा को बंदी बनाकर स्वयं कल भोर होने तक हमारी आंखें खोलने से पहले बेड़ियों में बंधी हुई हमारे सामने प्रस्तुत करोगे। यदि तुम दोनों में से किसी भी कार्य को करने में असफल हुए तो याद रखना सेनापति, तुम्हारी गर्दन को हमारी तलवार से कोई नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। महारानी रूपरेखा को बंदी बनाना तो दूर, बल्कि सेनापति तो स्वयं ही रानी रूपरेखा से लगभग हार चुका था। अब मैं क्या करूं मैं? यदि मैंने कुरीति की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे अवश्य मार देगा। समय गुजरता जा रहा है भुजंग, मैं क्या करूं? सेनापति भुजंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उनका डर धीरे धीरे उनके सर पर हावी होता जा रहा था। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना गर्व की बात है, लेकिन यूं मारा जाना? अब तीसरा पहर भी खत्म होने को था और किसी भी पल शंख घोष हो सकता था। अचानक से सेनापति भुजंग जैसे पागल हो गया। अकस्मात ही वो अपने रथ को लेके अंधाधुन महारानी रूपरेखा की तरफ बेहद तेजी से बढ़ता चला जाता है। या हट, या हट! घोड़ों को लगाम देता तेजी के साथ वो बढ़ने लगा। उसके रथों के दाएं और बाएं लगे शूलों से पैदल सैनिक घायल होते जा रहे थे। किसी का पैर काटता तो किसी का धड़, लेकिन बिना इस बात की परवाह किए वो आगे बढ़ता चला गया। उसके रथ के आगे आने वाले सैनिक उसके अपने सैनिक भी थे, लेकिन मानो उसने इस बात की फिक्र छोड़ ही दी थी। वो सबकी परवाह किए बगैर रथ को बेलगाम दौड़ाता हुआ सीधा महारानी की तरफ चला जा रहा था। उसकी गति अब इतनी तीव्र हो चुकी थी, अब उसके सामने आते सैनिक भी घबरा गए और एक दूसरे से ये युद्ध छोड़ वो खुद को उसके रथ के नीचे आने से बचा रहे थे। तभी युद्ध विराम के लिए शंख घोष हो जाता है, लेकिन भुजंग ने इतनी गति पकड़ ली थी, अब उसका लगभग रुकना नामुमकिन था। मुझे किसी भी कीमत पर महारानी तक पहुंचना ही होगा। इतने में सेनापति भल्लाल की नजरें भुजंग के रथ पर पड़ती है और वो दूसरी तरफ देखते हैं। वो सीधा महारानी रूपरेखा की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन अधिक दूरी की वजह से वो उन्हें बचा नहीं सकते थे। वो जोर से चीखते हैं, महारानी जी! लेकिन महारानी का ध्यान कहीं और ही था और शंख की आवाज में सेनापति की आवाज भी दब जाती है। दूर से खड़े राजा विश्वजीत भी इस नजारे को देख रहे थे, लेकिन युद्ध स्थल से वो भी इतने दूर थे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु तभी अचानक से प्रचंड वहां तीव्र गति से किसी तरह पहुंच जाते हैं, और वो भी एक नायक के रूप में। वो तुरंत बिजली की तेजी से एक बेहद बड़े पत्थर को उठाकर तेजी से रथ के पहिए की तरफ लुढ़का देते हैं। पत्थर से टकराते ही रथ को एक बेहद जोरदार झटका लगता है और उसी के साथ भुजंग जोर से उछलकर रथ के बाहर आकर गिर पड़ता है और लुढ़कता हुआ कालिंदी नदी के कोने पर जाकर लटक जाता है और उसका रथ डगमगाता हुआ महारानी रूपरेखा के बेहद पास से गुजरता हुआ एक पेड़ से जा टकराया, जिसके एक जोरदार धमाके के साथ उस रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं सेनापति भल्लाल और विश्वजीत, जो कि घोड़े पे सवार होकर महारानी की तरफ बढ़ रहे थे, सेनापति एक जोरदार छलांग के साथ भुजंग को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी भी गति अधिक होने की वजह से वो भी भुजंग के साथ नदी में गिरने लगते हैं। लेकिन तभी सेनापति जोर से प्रचंड को आवाज लगाते हैं
प्रचंड, प्रचंड मदद कीजिए, हमें बचाइए। लेकिन प्रचंड का ध्यान अभी महारानी रूपरेखा की तरफ था। चीखने की आवाज सुनने के साथ प्रचंड तेजी से पलटते हैं और अपनी कमर पे बंधी रस्सी को सेनापति की तरफ फेंक देते हैं। सेनापति, पकड़िए इसे। सेनापति तुरंत ही रस्सी को एक हाथ से अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। ठीक है मंत्री प्रचंड, खींचिए। प्रचंड और कुछ सैनिक मिलकर सेनापति भल्लाल और भुजंग को ऊपर खींच लेते हैं। दोनों के ऊपर आते ही गोदावरी के सैनिक चारों ओर से अपनी तलवारों की नोक पे भुजंग को घेर लेते हैं। तुम बंदी बनाए जाते हो भुजंग, प्रचंड जोर से चीखता है। लेकिन तभी राजा विश्वजीत तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए सीधा महारानी रूपरेखा के पास लाकर जोर से कूद के सामने आते हैं। आप ठीक तो है महारानी जी? राजा विश्वजीत इतने अचानक और अनोखे नाटकीय ढंग से महारानी के सामने आएंगे उन्होंने भी सोचा नहीं था। कुछ क्षण के लिए राजा विश्वजीत को देख महारानी रूपरेखा अपनी सुध बुध खो गई थी। महारानी जी आप ठीक तो है? हम आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सामने से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि वो एक टूक विश्वजीत को देखती ही रही। अब विश्वजीत से नहीं रहा गया और उन्होंने महारानी के दोनों कंधों को पकड़ के जोर से हिला दिया। महारानी जी, महारानी जी आप ठीक तो है ना? हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम, आप महाराज विश्वजीत, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? ऐसा कहते हुए रूपरेखा अचानक से मिली इतनी खुशी के कारण राजा विश्वजीत के ऊपर गिर जाती है। महारानी जी क्या हुआ आपको? विश्वजीत उनके अचानक से बेहोश होने को समझ नहीं पाते। अरे कोई पानी लाओ। इधर विश्वजीत महारानी रूपरेखा को संभाल रहे थे और उधर प्रचंड का ध्यान उन्हीं के ऊपर ही था। अरे किसी ने सुना नहीं, कोई पानी लाओ। विश्वजीत एक बार फिर जोर से चिल्लाते हैं। ये देख प्रचंड तेजी से भागते हुए पानी ले आता है। वो महारानी के ऊपर पानी डालने ही वाला था कि तभी विश्वजीत उसके हाथ से पानी ले लेते हैं। लाओ, ये हमें दो। ऐसा कहते हुए विश्वजीत महारानी रूपरेखा के ऊपर पानी की कुछ बूंदें छिड़कते हैं, जिसके तुरंत बाद ही महारानी को होश आ जाता है। वो एक बार फिर राजा विश्वजीत की तरफ देखती है। राजा विश्वजीत ने उन्हें अपनी बाहों में आधा लिटा रखा था और रूपरेखा का चेहरा विश्वजीत के चेहरे के एकदम पास था। रूपरेखा विश्वजीत की आंखों में देखते हुए अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ ले जाती है और अपने हाथों से उनके चेहरे को छूने की कोशिश करती है। लेकिन तभी विश्वजीत उन्हें सीधा खड़े करते हुए वापस से पूछते हैं, आप ठीक तो है महारानी जी? महारानी रूपरेखा अभी भी विश्वजीत की तरफ ही देख रही थी। उनकी बरसों की प्यास मानो बुझ गई हो, जिसके इंतजार में उन्होंने इतना ज्यादा समय गुजारा। अब वो राजा विश्वजीत उनकी आंखों के सामने थे। रूपरेखा को समझ नहीं आ रहा था कि विश्वजीत की बातों का क्या जवाब दे, कैसे उन्हें बताए कि उनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद उनका क्या हाल हो गया था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि विश्वजीत मारे जा सकते हैं और वो इसी उम्मीद में उनका इंतजार करती रही कि वो आएंगे। और आज जब वो उनके सामने है तो समय की कठोरता देखो कि ना वो उनसे कुछ कह सकती है और ना ही वो उन्हें अपने बाहों में भर के उनके होने का एहसास कर सकती है। तभी इतनी देर में महारानी के साथ आई कुछ दासियां वहां आ जाती है। विश्वजीत महारानी को उन्हें सौंपते हुए कहते हैं, शायद महारानी जी को इस हादसे से सदमा लगा है। आप महारानी जी को ध्यानपूर्वक उनके शिविर में ले जाइए। वो दासियां महारानी रूपरेखा को पकड़कर ले जाने लगती है और वहीं दूर खड़ा प्रचंड ये सब देख रहा था। एक तरफ विश्वजीत थे जिन्हें इसके पीछे का कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रचंड था जो सब समझकर भी परिस्थिति के हाथों मजबूर था। महारानी के वहां से जाते ही, इससे क्यों बचाया सेनापति जी, वो भी अपनी जान पर खेलकर? प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज, इसे बचाना जरूरी था क्योंकि कोई विभीषण तो होना ही चाहिए ना, रावण को मारने के लिए। ये भी सही कहा आपने, परंतु इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी महाराज, बहुत जरूरत थी। आप भी जानते हैं ना कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और फिर इस शत्रु के बारे में हम जानते ही कितना है।
ऊपर से इसकी इतनी बड़ी सेना, हमारे विचार में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये कुरीति की सेना का एक अहम प्यादा है। ओह, अब आप भी कूटनीति से युद्ध लड़ना सीख गए हैं सेनापति जी। जी हाँ महाराज, अब मंत्री प्रचंड के जैसे गुरु होंगे तो हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा ही। मंत्री प्रचंड? प्रचंड का नाम सुनते ही विश्वजीत की आंखें टेढ़ी हो जाती है। हम आपसे पूछने ही वाले थे इस बारे में। महाराज आप परेशान मत होइए, हम बताते हैं इस बारे में। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। ऐसा कहते हुए सेनापति राजा विश्वजीत के साथ बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और मंत्री प्रचंड उनके पीछे पीछे। शंखघोष हो चुका था। सेना के सभी सैनिक वापस लौट रहे थे। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या नई चाल चलेगा अब कुरीति? और जब उसको पता चलेगा कि उसके सेनापति को गोदावरी